गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हरियाणा जी के हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। ये वाली लाइट बंद कर दो, इसका रिफ्लेक्शन आएगी। हरियाणा जी के हम पढ़ रहे थे और इंडस्ट्रीज के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि किस तरह से हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगातार ग्रोथ करती जा रही हैं। 1966 में जब हरियाणा बना तो बहुत कुछ खास हमारे पास नहीं था और छुटपुट औद्योगिक इकाइयां थी, लघु। लेकिन फिर टाइम बीतते बीतते 1970 बंसीलाल जी ने कोशिश की, मेहनत की। आपके राज्य में ये मारुति उद्योग लिमिटेड ने कारखाना लगाया, शुरुआत की छोटी सी। फिर 80 बीतते बीतते तो ये लगाइए कि हरियाणा के वारे न्यारे हो गए, क्योंकि बाहोली में तब तो करनाल का हिस्सा था, रिफाइनरी ने काम करना शुरू किया, रिफाइनरी की स्थापना हुई। तो बहुत बड़ी बात है कि किसी राज्य में जहां पेट्रोलियम का कोई सोर्स नहीं है वहां रिफाइनरी लगाई गई। और फिर इसके बाद 80 के बाद ही सुजुकी जो जापानी कंपनी है इसके साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ और मारुति सुजुकी ने 80s के चलते ही 83-84 में मारुति कार बनानी स्टार्ट कर दी, यहीं पे प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो ढेरों लोगों को रोजगार मिला और आज आपके देश की आधी से ज्यादा कारें जो घरों में खड़ी हैं वो मारुति सुजुकी के कारण खड़ी हुई हैं, क्योंकि इनकी जो तकनीक है वो इतनी बढ़िया है कि सस्ते में बहुत बेहतरीन कारों का उत्पादन ये करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके 1970s में हमने देखा इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, फिर 80s में बाहोली में, फिर 80s के स्टार्टिंग में ही अपना ये मारुति वाला काम, फिर 84 आते आते मुंजाल परिवार रेवाड़ी की तरफ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, हीरो होंडा मोटरसाइकिल्स, और फिर तो लगातार की एक सीरीज चल पड़ी कि हरियाणा लगातार उद्योग धंधों का विकास करते 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 फाइनली आज हम कहते हैं कि देश की टोटल जीडीपी से ज्यादा अपनी हमारी राज्य की जीडीपी में सुधार हुआ था। जब पूरे देश की जीडीपी में 6.5% का उछाल था तो आपके अकेले राज्य की जीडीपी में 8% का उछाल था। इससे यह दिखाई देता है कि हम एवरेज से काफी ऊंचाई पर हमारा ग्रोथ रेट चल रहा था। इसका कारण सीधा यही है कि लगातार इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, प्राइमरी सेक्टर, हर चीज में बढ़ावा है। तो हरियाणा की मिट्टी क्योंकि उपजाऊ है तो सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है यहाँ वो है यहाँ खेती आधारित जो उद्योग धंधे हैं ना उनके विकास की, क्योंकि हमें डिपेंड नहीं होना। अब कोयला है तो किसी और राज्य से आएगा तब हम काम शुरू करेंगे, लेकिन अगर गेहूं और चावल की या हम चीनी की बात करें तो ये तो हमारे यही हैं। इनके लिए हमें बाहर से ना कोई ट्रांसपोर्टेशन बहुत तगड़ा चाहिए, ना कोई बाहर से ऐसा कि उनके ऊपर हम डिपेंड हो किसी राज्य के ऊपर, ये सब हमारा अपना है। इसीलिए लगातार मेगा फूड पार्क्स की एक चेन हमारे यहाँ चल पड़ी है और अंबाला के साहा में जो पहला मेगा फूड पार्क बना, फिर सोनीपत में 2 बन गए, राई और बड़ी या बरही जिसको लिख देते हैं, और ढेरों फूड पार्क तो आपके यहाँ डब्वाली, सिरसा और अपना ये इसमें जींद में, फतेह, तो छोटे छोटे ढेर बनते जा रहे हैं। मेगा फूड पार्क मतलब बहुत बड़े पैमाने पे जब काम होता है तो वहां किसानों से सीधे इंडस्ट्रीज गेहूं खरीद लेती हैं, चावल खरीद लेती हैं, चना खरीद लेती हैं, बेसन के प्रोडक्ट बना देती हैं, चावल के प्रोडक्ट बना देती हैं, गेहूं के प्रोडक्ट, आटे से बने प्रोडक्ट तैयार कर लेती हैं। तो उससे बहुत बड़ा फायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, किसानों को फायदा होता है, बेचने के लिए मार्केट इजीली अवेलेबल होता है, तो बहुत सारे फायदे हैं। फिर हमने देखा धीरे धीरे करके हमारे जिलों में भी कुछ खासियत थी, जैसे रोहतक में एकल खिड़की था, सोनीपत की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया थी, पानीपत की कनेक्टिविटी दिल्ली से बहुत बढ़िया थी, तो मार्केट इजीली डेवलप हो पाए, इंफ्रा बहुत अच्छा सुधर पाया। तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि हरियाणा का विकास धीरे धीरे स्पीड पकड़ता गया और फिर ये गुड़गांव, फरीदाबाद, अपना सोनीपत, पानीपत, करनाल, इधर जाएं तो दूध के प्रोडक्शन में जींद की बात कर लेते हैं, राजनीतिक गलियारों की बात करें तो रोहतक है, फिर गेहूं की बात करें हम या गाय की बात करें संख्या की, या बात करें हम फल और सब्जियों की तो फिर अपनी सिरसा वाली बेल्ट है। यानी पूरा हरियाणा ओवरऑल अगर आप नजर डालते हैं तो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर जिले की कोई ना कोई खासियत है। कोई उद्योग धंधों में अग्रणी है तो कहीं बिजली बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे बनाई जा रही है, कहीं पे खनन का काम बढ़िया है तो कहीं खेती का काम बढ़िया है। तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो हरियाणा अपने आप में एक बहुत ही बेहतर राज्य है, जहां की मिट्टी भी सोना उगलती है और जहां के उद्योग धंधे भी बहुत लोगों को काम देने में सक्षम है। और हमने ये भी देखा था कि हरियाणा देश में सबसे ज्यादा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पे इंडस्ट्री बनाने का, फैक्ट्री लगाने का सिर्फ एक टारगेट होता है, ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में चीजों का बाहर निर्यात करना। तो निर्यात करना तो फायदेमंद
हमेशा से रहा। हड़प्पा काल में भी लोग चीजों का निर्यात करते थे, आज भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा है, तभी तो निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। तो धीरे धीरे करके हरियाणा देश के राज्यों के जैसे एक लिस्ट होती है उसमें भी टॉपर्स में है कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भागीदारी है। हमारे यहाँ कच्चा माल खूब मिल जाता है, यहाँ एरिया भी खूब है और मैदानी इलाका है, उपजाऊ इलाका है। तो इसीलिए सरकारें अलग अलग राज्यों की भी और हमारे देश की केंद्र सरकार भी और प्राइवेट सेक्टर भी, रिलायंस जैसे उद्योग धंधे भी हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और फिर हमारे यहाँ बहादुरगढ़ जैसे जो इलाके हैं, गेटवे ऑफ हरियाणा जिनका उपनाम भी दिया गया, इन सब के कारण आपका हरियाणा लगातार उभरता जा रहा है और इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है आज की डेट में भी। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर हमने अलग अलग राज्यों जिलों के बारे में पढ़ा था कि किस जिले में क्या बेहतर है, क्या कमी है, क्या अच्छा है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखें जरा, ये लास्ट जो पढ़ा था कल, जो हम लास्ट क्लास पढ़ी थी हमने SEZ, देखो ये था SEZ। यहाँ हमने आके टॉपिक छोड़ दिया था कि अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा SEZ आपके राज्य में है, जो पाइपलाइन में है वो भी आपके राज्य में बहुत सारे हैं, 29, 28 और ऑलरेडी वर्किंग है आपके यहाँ बड़े पैमाने पर। देखो हरियाणा में देश के सबसे अधिक SEZ स्थित हैं, 8 तो अधिसूचित हैं, रिकॉर्डेड हैं, 29 को फॉर्मल जो स्वीकृति मिलती है वो, और 28 जो है सैद्धांतिक, यानी सिद्धांत भाई यहाँ बनेगा, पाइपलाइन में है। फिर उनकी औपचारिक मतलब फॉर्मल जो ड्यूटीज होती है ना, फलां के साइन चाहिए, उनसे परमिशन लेनी है, उनसे जो है लैंड का यूज करने के लिए परमिशन मिलेगी, फिर उसमें प्रॉपर सड़कें बनेगी, तो बहुत सारे काम होते हैं, उनके लिए काम चल रहा है। तो प्रेजेंट में आपका राज्य जो है ना लगातार उभरते हुए राज्यों में से है। चलिए आज आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब जो कल हम SEZ पढ़ रहे थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको आगे पढ़ रहे हैं। देश का सबसे बड़ा मल्टी उत्पाद सेस, देश में सबसे बड़ा मल्टी, जिसमें बहुत सारी चीजें बनती हैं, यानी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जिसमें अलग 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 इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बना दी। 10,000 हेक्टेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा झज्जर में विकसित किया गया है। ये काम ना रोक दिया, अभी प्रेजेंट अगर कहूं तो रोक दिया है, लेकिन रिलायंस, फिर भी क्वेश्चन आ सकता है तो हमें पता हो कि हमारे हरियाणा के झज्जर में रिलायंस ने एक बहुत बड़ी जमीन लेके वहां SEZ विकसित करने की बात कही थी। अब तो खैर ये रुका हुआ है, काम बहुत स्पीड से नहीं हो रहा और शायद हो सकता है रिलायंस इस पे ज्यादा काम ना करे, लेकिन अभी ये लिखित में नहीं है तो आप कहेंगे कि हाँ हरियाणा में रिलायंस ने 10,000 हेक्टेयर जमीन लेके और उसमें अपना एक बहुत बड़ा सेंटर डेवलप करेंगे जहां अलग अलग चीजें बनेंगी। जैसे एक्सपोर्ट में जूते बना सकते हैं, कोई खाने का सामान बना सकते हैं, कोई किसी भी तरह के कपड़े बना सकते हैं। फिर उनका टारगेट क्या होता है, यहाँ के मार्केट में नहीं बिकेंगे, वो बिकेंगे सीधे अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना या छोटे देशों में भूटान, नेपाल, श्रीलंका, केन्या, कहीं भी भेज देंगे जहां उसकी नीड होगी। ठीक है, तो ये झज्जर आगे आने वाले टाइम के लिए। गुरुग्राम और अंबाला में DLF आप जानते हैं, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, दिल्ली की जमीन के लिए दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, पैसा, यानी एक ऐसी संस्था बनाई गई प्राइवेट, DLF जिसको नाम दे देते हैं शॉर्ट में, जिसने दिल्ली के विकास का बीड़ा उठाया था और जिसने दिल्ली में ढेरों एरियाज का विकास भी किया। लेकिन बाद में दिल्ली को जब ये हुआ ना कि भाई राज्य की तर्ज पे काम करेगा, है UT चलेगा राज्य की तर्ज पे, तो DDA बना दिया गया, सरकारी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसने बीड़ा उठाया कि भैया दिल्ली की डेवलपमेंट की, विकास की जिम्मेदारी मेरी, दिल्ली विकास प्राधिकरण की, DLF तुम जाओ। हेडक्वार्टर DLF का था दिल्ली में, लेकिन DLF को दिल्ली से हटा दिया गया और उसका काम संभाल लिया DDA ने। DDA सरकारी है, तो सरकारी आ गई तो फिर प्राइवेट को कौन टिकने देगा, प्राइवेट को वहां से हटा दिया। वहां से हटके आपकी DLF चली गई काम करने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, हमारा एक्सपीरियंस तो हो ही गया, अब हम काम संभाल लेते हैं जाके अपना गुड़गांव में। आज आप जैसे ही दिल्ली से गुड़गांव के रोड की तरफ पहुंचते हैं, महिपालपुर से थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको बहुत बड़ी लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आप महिपालपुर से दिल्ली से जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत बड़ी बिल्डिंग मिलेगी जिसके ऊपर बड़ा बड़ा DLF लिखा हुआ है। DLF बेसिकली एक कंपनी है, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, जिसने, ये बहुत पुरानी कंपनी है, 1950s के अराउंड ये थी कंपनी, 48 में थी शायद, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद, लेकिन मैं देख के बता दूंगी इसको। तो DLF ने पूरे दिल्ली के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था और अब उसने ठान लिया था कि गुड़गांव का विकास करना है, दिल्ली से लगते गुड़गांव का।
और आज जो आप गुड़गांव की शक्लो सूरत देखते हैं, जो कभी पुराने टाइम में एक बस गांव भर था, तभी उसका नाम गुरुग्राम था ना, आज गुरुग्राम में अगर आप जाते हैं तो आपको ऐसा फील आता है कि आप शायद किसी विदेश में घूम रहे हैं। वहां की सड़कें, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की बिल्डिंग्स, वहां गगनचुंबी इमारतें, वहां के जो एक माहौल होता है ना चारों तरफ का, वो पूरा विदेशी लगता है। वहां का खान पान, हर चीज बदल गई वहां, कारण उस एरिया की डेवलपमेंट पे डीएलएफ ने काम किया और फिर वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के कॉल सेंटर्स बना दिए, विदेशी कंपनियों ने पैसा लगा दिया। अमेरिका, जापान, कोरिया, सब ने एक से एक बड़ी कंपनी, आईबीएम से बड़ी तो कोई कंपनी नहीं ना इस सेक्टर में, उन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने सबने अपने दफ्तर खोल डाले। और आज गुरुग्राम अपने आप में कितना एडवांस शहर है कि वहां एक गज जमीन की कीमत भी लाखों रुपयों में जाती है। तो इससे ये दिखता है कि हाँ, काम किया गया है। तो क्या कह रहे हैं, गुरुग्राम और अंबाला में डीएलएफ द्वारा, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में लेकिन है हमारी, सेज क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। तो गुरुग्राम तो है ही एससीजेड सारे का सारा। पंचकुला को नैनो सिटी और आईटी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये था लिखना चाहिए, लेकिन ठीक है भैया, अब जैसा ये कहे मानते चलना, ठीक है। तो नैनो सिटी कहेंगे तो पंचकुला, आईटी कॉरिडोर विकसित करना था यहाँ, आईटी कॉरिडोर। वैसे आज आपके यहाँ आईटी का नाम आएगा तो आप गुरुग्राम का लेंगे, लेकिन एक टाइम था अभी कुछ साल पहले तक, जब ये इंडियन बिन्नी बंसल और बंसल परिवार के जो दो लड़के थे ना, उन्होंने कोशिश की थी कि पंचकुला को नैनो सिटी बनाएंगे, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज करेंगे, यहाँ इतना ज्यादा एडवांस चीजों को बना देंगे कि पंचकुला में ढेरों दफ्तर होंगे जो गुड़गांव से भी ज्यादा आगे निकाल देंगे टेक्नोलॉजी के दम पर। लेकिन वो सपना हो नहीं पाया, अभी वो पाइपलाइन में ही था। तो नैनो सिटी और आईटी कॉरिडोर विकसित किया जाना था, कहाँ, पंचकुला में। अगर पूछें गुरुग्राम और अंबाला तो डीएलएफ यहाँ पे एसईजेड विकसित कर रहा है। सबसे पहले सेज अधिनियम 2005 में आया। तो जो ये आपकी यूनिवर्सिटी ये है ना, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, ये 2005 का ही तो प्रोजेक्ट है। जब राजीव गांधी एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट आया तभी आपका एसईजेड भी आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और आज देखो 15 साल बाद हम बातें कर रहे हैं कि गुड़गांव कितना एडवांस्ड हो गया, पंचकुला में काम, अंबाला में काम, फरीदाबाद में काम। तो यानी कितनी स्पीड से 15 सालों में व्यवस्था बदल गई आपकी। तो सेज अधिनियम पूछ लेंगे कब आया, 2005 में, पर लागू हुआ जनवरी 2006 में, और 2008 में इसमें संशोधन किया गया। तो एसईजेड आया है 2005 में, अधिनियम फिर लागू हुआ है 2006 में। 2006 आपका बालिका वर्ष था, चीजों को हमेशा दिमाग में रिलेट करना चाहिए। 2005 आपकी ये जो कैंपस राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, तो और 2006 बालिका वर्ष। अब यहाँ क्या जोड़ना है, एसईजेड का कॉन्सेप्ट आया 2005 में और वो लागू हुआ 2006 में। फिर अमेंडमेंट तो सालों साल होते रहेंगे, अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। गुड़गांव में डीएलएफ उद्योग समूह द्वारा 5.78 बिलियन यूएस डॉलर, देखो कितना बता रहे हैं, इतने बिलियन। आप मिलियन सोचो, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो मिलियन के बाद कितना बड़ा बिलियन, और फिर बिलियन में भी कितने ज्यादा, 5.78 बिलियन यूएस डॉलर है। तो आपके कितने रुपए होंगे, क्योंकि एक यूएस डॉलर की कीमत 70, 75, 72, 78 इनके बीच में फ्लोट होती है ना, 70 के हेरफेर में। तो आप खुद सोच लो कि कितने रुपए हमारे अपने इकोनॉमी के निवेश, इतने रुपए का निवेश। डीएलएफ क्या कह रहा है, डीएलएफ जो है वो इतने डॉलर के निवेश और अंबाला में इतने मिलियन यूएस डॉलर के निवेश की बात भी कही। तो डीएलएफ जो है ना, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, अब ये एक रिलायबल इंडस्ट्री है और आंख बंद करके इनके ऊपर विदेशी भी विश्वास करते हैं कि ये अगर कहीं पैसा लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा बढ़िया जगह होगी, क्योंकि डीएलएस ने अपनी एक ऑथेंटिसिटी बना ली। जैसे आप मार्केट में कोई भी चीज खोलते हैं ना, मान लीजिए आपने कोई पिज्जा का कोई कॉर्नर खोल लिया, किसी ने अंडे की रेहड़ी लगा ली, कोई छोटी सी बात से और बड़ी सी बात, किसी की भी बात कर ले, बिजनेस का एक नियम होता है, आपके पास जो सबसे पहले ग्राहक आएगा ना, अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपका काम चलेगा, और अगर वो अनसेटिस्फाइड है तो आपका काम नहीं चलेगा। किसी भी चीज का यही नियम होता है। तो इसलिए कहते हैं कि बिजनेस ऐसे ही नहीं खड़े होते, इनमें जान झोंकनी पड़ती है। नौकर के भरोसे कभी बिजनेस नहीं चलता। स्टार्टिंग में डीएलएफ ने खुद काम किया, जो इनका परिवार था ना, ये खुद हर चीज देखता था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अगर अंदर की बात करें तो डीएलएफ वालों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई ना, अब की पीढ़ी में इस पीढ़ी का लड़का नहीं था कोई, 2 बेटियां थी इनकी, उनमें से एक ने शादी की, वो डिवोर्स ले चुकी, और दूसरी मैरिड है। तो वो जो डिवोर्स ले चुकी वो तो संत टाइप में
महात्मा टाइप में बन गई हैं। यानी अब इनके डीएलएफ को संभालने वाला, शेयर हैं खैर बांट दिए गए, शेयर बेच दिए गए और ढेरों बड़े बड़े उद्योगपतियों ने शेयर खरीद लिए। ऐसा नहीं है कि कल ही बैठ जाएगी कंपनी, लेकिन इनका अब कोई एक अपना पर्सनल वारिस नहीं है। और फिर इसलिए थोड़ा थोड़ा जो अंदर के लोग हैं ना, वो इस बात को जानते हैं कि डीएलएफ हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक, आज से 100 साल बाद दिखाई भी ना दे। लेकिन अभी छोटे अगर टाइम की बात करूं तो बहुत अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया रेपुटेशन है और ऑथेंटिक कंपनी है। जहां ये पैसा लगाना चाहती है विदेशी तुरंत आके वहां इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर डीएलएफ कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है तो उसमें कमाई बहुत तगड़ी होगी। तो इसने क्या किया, डीएलएफ ने, डीएलएफ समूह ने उद्योगों का समूह बन गया, इसमें ढेरों लोग हैं। अब इसने यूएस डॉलर बहुत बड़ी निवेश तो करवाया गुड़गांव में, और अंबाला में भी बहुत बड़े निवेश की बात कही। तो अपने आप एडवांस, इतना बड़ा निवेश होगा, इंडस्ट्री आएंगी, फैक्ट्री लगेंगी, तो काम भी तो मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर हो। जो ये प्राइवेट सेक्टर है ना, इसमें आप सिर्फ बुद्धि के दम पे नहीं जीत सकते। आपका कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स है ना, ये भी बहुत पॉजिटिव होने चाहिए, तब बात बनेगी। अगर जैसे आप बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन आपको 4 लोगों के बीच में ढंग से बात करनी नहीं आती, तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर में कामयाब नहीं होंगे। सरकारी में इसलिए तो आम घरों का, गरीब घरों के बच्चे भी लग जाते हैं, क्योंकि ना उसमें कोई आपकी ड्रेस देखता, ना आपके तरीके देखता, वो सिर्फ आपकी बुद्धि से आपको जज कर लेते हैं। लेकिन प्राइवेट किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो आपका उठने का तरीका, बैठने का तरीका, आपके जूते किस क्वालिटी के हैं, आपका लुक कैसा है, आपके कपड़ों की क्वालिटी क्या है, सब मैटर करता है। तो इसके लिए फिर सॉफ्ट स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। तो जो ये डीएलएफ टाइप के है ना, इसमें स्किल्स बहुत काम आती हैं। जो जितना लायक है वो उतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। जिसमें लायकियत कम है, जो बिल्कुल गरीब घर से है, जिसको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, जिसके एक्सेंट में अंग्रेजी फिट नहीं बैठती, तो फिर उनको उतनी बढ़िया नौकरियां नहीं मिल पाती। तो ये जो स्किल्स है ना, ये सरकारी में भी काम आती हैं। सरकारी में लगते सब एक साथ हैं, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। इसका कारण होता है कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है, आपके अंदर लीडरशिप कितनी क्वालिटी है। इन सबको भी टाइम टू टाइम बढ़ा लेना चाहिए। आप 40 साल में जाके सोचेंगे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो, तो नहीं होगी। इसके लिए एक टाइम होता है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में से 99% लोग उसी एज ग्रुप के हैं जब अपने ऊपर काम करने का टाइम होता है, जब अपने आप को निखारने का, संवारने का, कुछ कर गुजरने का, कि मुझे कुछ सीखना है। तो अपने स्पोकन को अच्छा करो, अपने तरीकों को अच्छा करो, तब जाके आप कहीं ना कहीं कामयाब होगे। अभी तो खैर फिलहाल तो पढ़ने पे ध्यान लगाओ, लेकिन जब भी फ्री हो तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे कैसे दिखें, हम अच्छे ढंग से बात कैसे करें, उन चीजों को अपनी आदतों में शुमार कर लेना चाहिए। इन सेक्टर्स में तो उसी की कीमत होती है। हाँ, सरकारी में ये होता है, आपको बैठना ढंग से नहीं आता तब भी कौन पूछने वाला है। तभी आम इंसान के आगे बढ़ने का रास्ता था सरकारी नौकरी, गरीब आदमी के आगे बढ़ने का रास्ता था सरकारी नौकरी। क्योंकि जब वो कमाने लगेगा तो अपने बच्चों को कम से कम अच्छे स्कूलों में भेज लेगा, उनके अंदर वो चीजें बचपन से आ जाएगी कि अच्छे ढंग से कैसे बैठना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, एक्सेंट कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेशंस कैसे देने चाहिए। तो ये सब चीजें ना माहौल से सीखी जाती हैं। गरीब आदमी के पास अपनी पीढ़ी का माहौल बदलने का रास्ता सरकारी नौकरी थी, जो कि अब धीरे धीरे सरकार खत्म करती जा रही है। ये आने वाले दौर में बहुत बुरा होगा। गरीब आदमी का बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सरकारी बंद हो जाएंगी। प्राइवेट में तो भैया जितना अच्छे स्मार्ट तुम दिखोगे ऊपरी, उतने तुम्हारी तनख्वाह और ये सब चीजें, वरना कुछ नहीं है। ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक सेज कहाँ है? गुड़गांव में, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो एडवांस्ड आईटी अगर आप कहेंगे तो गुरुग्राम में ही है, तो यहीं पे सबसे ज्यादा SEZ है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के औद्योगिक संस्थान, अब देखो इनमें एक एक करके पढ़ते जाएंगे हम। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, ये लिखे हैं कुछ नाम, ये जगह और इसका टारगेट क्या है। मैं पढ़ पढ़ के बताती रहूंगी, फोंट इसका थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। पहला है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। जेम्स जानते हैं? कुछ लोग ना अपनी अंगूठियों में अजीब अजीब से पत्थर पहनते हैं, नीला, लाल और अजीब अजीब से पत्थर, वो होते हैं जेम्स, कीमती स्टोन होते हैं वो। ये 10-10 रुपए वाले नहीं, कुछ जो असली में पत्थर, जैसे अमिताभ बच्चन है, आप अमिताभ बच्चन को देखना इंटरव्यूज में, हमेशा बड़ी बड़ी सी ऐसे रिंग्स पहन के रखेंगे, तो उनमें ना कोई कीमती पत्थर जरूर जड़ा हुआ होगा। ऐसे नहीं होता सोने की होगी, लेकिन उसके अंदर कोई पत्थर मिलेगा, डार्क हरे रंग का या लाल रंग का या नीले रंग का। इन सब का मानते हैं कि शरीर पे कोई ना कोई प्रभाव होता है। जैसे इन पत्थरों में ना, अब ये टोना टोटका टाइप नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी निकल
चलती है अगर किसी चीज से, तो उसका इफेक्ट आपके शरीर पे आ जाता है, ऐसा माना जाता है। तभी पुराने टाइम में देखो ये लॉजिक था कि अगर आप लोग जो है उंगलियों में ये पहनते हैं अंगूठियां, तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। अगर आप पैर में, जो महिलाएं वो बिछुए और ये सब पहनती थी, उनसे पैरों की नसें दबी रहती थी, तो उससे पूरी बॉडी में जो ब्लड चलता है ना, ये ठीक रहा करता था। जैसे गोल्ड जो पहले गले बंद टाइप के पहनते थे, उन सबसे क्या होता था, सारी नसों में ब्लड का प्रेशर ठीक रहता था। अभी भी ये सब चीजें साइंटिफिकली देखें तो बिल्कुल ठीक है, हाँ वैसे देखें तो लगता है इन सब की क्या जरूरत है। तो जो लोग ये पहनते हैं ना जेम्स और ज्वेलरी, इसका हरियाणा के गुड़गांव में एक पार्क बना हुआ है, बहुत बड़ा पार्क। तो ये जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क उद्योग विहार गुरुग्राम में है, और इसका उद्देश्य क्या है, नग और आभूषण संबंधी उद्योगों को प्रोत्साहन देना। यानी जो ऐसे उद्योग धंधे हैं जिनमें कीमती नग और आभूषण बनाए जाते हैं, ऐसे उद्योगों को आगे बढ़ावा दें। तो ऐसा नहीं है कि ये पत्थर और ये सब चीजें पुराने ही लोग पहनते थे, अभी भी बहुत सारे लोग गले में, हाथ में और इस तरह के पूरे आभूषण जो हैं उनमें नग और पत्थर डलवाते हैं। तो जहां अमीर लोग हैं जो अच्छी क्वालिटी के पहन सकते हैं, एक एक पत्थर मैंने तो सुना है 50-50 हजार का, लाख लाख का भी आता है, 2-2, 4-4 लाख के भी पत्थर आते हैं, छोटे छोटे, सोने से भी ज्यादा महंगे होते हैं पत्थर बहुत बार। तो ये जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क वहां बना जहां लोग अमीर भी हैं। तो अमीर आपके यहाँ गुरुग्राम में लोग रहते हैं, तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ बना दिया, गुरुग्राम में। ऐसा है नहीं, तुम्हें याद करने के लिए बता रही हूँ बस, ठीक है। तो जैसे ही आए जेम्स, जेम्स तो कीमती पत्थर, और ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब ये आभूषण टाइप के, तो इसका पार्क कहाँ बनाया है, गुरुग्राम में। और उद्देश्य क्या होगा, पार्क मतलब होता है ऐसा खुला पार्क नहीं है, वहां दुकानें और ये सब बनेंगी। फूड पार्क, फूड पार्क का टारगेट क्या होता है, किसानों से कच्चे माल के तौर पे लिया सामान, भाई गेहूं खरीद लिया, कंपनी में बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है, गेहूं को पीस के आटा बना देगी, उस आटे से मैगी बना दी, तो उस कंपनी ने सीधे किसान से लिया। एक गांव के किसानों, भाई तुम 50 किसान हो, एक आदमी अगर हमें 100-100 क्विंटल देगा तो इतना, ठीक है तुम इस गांव से इतना जमा करा दो, इसके बदले पैसे ले जाओ। तो मिडिल मैन खत्म हो गए, जो बिचौलिए थे ना कि किसानों को भी लूटते थे और कंपनी से भी खाते थे, वे बंद हो गए। डायरेक्ट किसान अपना जाके ट्रेडिंग में वहां खुद शामिल हो सकता है, और कंपनी को भी फायदा है। ये मिडिलमैन ढेर पैसा खाते थे, किसानों के पार्ट पे खा जाते थे पैसा, किसान गरीब के गरीब, और बीच वाले लोग जो है रोज अमीर, जिनकी कोई मेहनत नहीं लगती थी, सिर्फ जबान जिनकी तेज थी ना, वो बैठ के खाते। किसान बेचारा दुखी होके, परेशान होके आत्महत्या के रास्ते पर चलता। तो क्या किया कि डायरेक्ट बना दिए फूड पार्क्स। अब आप यहीं आओ, गांव के गांव उठा लेते हैं ये लोग सारा कच्चा सामान, और फिर वहीं प्रोसेसिंग करके उससे मैगी बना दी, उस आटे से बिस्किट बना दिए, उस आटे से ही मान लो कोई रस्क बना दिए, ब्रेड बना दिए। तो 3-4 अपनी यूनिट लगा दी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोई जैसे दावत राइस है, बासमती आपने देखा हो, जीटी रोड जो है ना NH44, इस पर सोनीपत से निकलते ही जैसे ही आप बहालगढ़ से टर्न लेते हैं, तुरंत शुरू हो जाती है बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। कहीं ये अमिताभ बच्चन का एड दिखेगा, कहीं आपको जो है शाहरुख खान का एड दिखेगा, कारण वो उन कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो कहीं आपको कोई बड़ा हीरो दिख रहा है, कहीं कोई क्रिकेट पर्सनैलिटी दिख रही है। ये सब इतने बड़े बोर्ड क्यों लगा रहे हैं, होर्डिंग्स, क्योंकि उन चावल वालों ने, जिनकी वो कंपनी है, उनको पैसे दे रखे हैं कि उनकी फेस वैल्यू वो अपने प्रोडक्ट को बेचने में यूज करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या होगा, आम आदमी की नजर जाएगी और वो देखेगा अच्छा यहाँ दावत राइस, जो टीवी में ऐड देखते हैं दावत, वो यहाँ पर है। तो ये पूरी जो बेल्ट है ना आपकी, जो ये यमुना वाली है, यहाँ खूब चावल पैदा होता है, और मेन होता है के और जींद में, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद में। सबसे ज्यादा किसमें है, कैथल में, लेकिन प्रोडक्शन की बात करूं तो करनाल नंबर 1 है, ठीक है। तो फूड पार्क में मैंने बता दिया क्या क्या करते हैं। ये 3 बड़े फूड पार्क हैं, वैसे छोटे छोटे ढेर है आपके यहाँ। देखो सबसे पहला बड़ा फूड पार्क है आपका साहा अंबाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट में है। फिर है राई जो आपके सोनीपत में है, बरही या बड़ी गांव है यहाँ, लेकिन उसको लिखते हैं ना तो BARHI लिख देते हैं, इसलिए कई हिंदी में भी बरही ही लिख देते हैं। है वो बड़ी, पेपर में बरही मिलेगा तो वो समझ जाना एक ही गाँव है। इतने गांव के ऊंचे नीचे नाम तो पेपर वाले करेंगे ही करेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट हो गए, 3 बल्कि, साहा अंबाला वाला, राई सोनीपत वाला, और बड़ी या बरही भी सोनीपत वाला। तो सोनीपत में 2 मेगा फूड पार्क तो छोटे होते हैं, मेगा फूड पार्क देखो नरवाना जींद में है, डबवाली सिरसा, ये सिर्फ फूड पार्क हैं। मेगा फूड पार्क और फूड पार्क में अंतर होता है। मेगा फूड पार्क में ट्रांसपोर्ट की भी कनेक्टिविटी होती है, कई सारी यूनिट्स होती हैं। फूड पार्क में हो सकता है बस एक ही मेन फैक्ट्री हो और ना हो। तो फूड पार्क छोटे होते हैं, मेगा फूड पार्क बड़े होते हैं। कितने हरियाणा में मेगा फूड पार्क है? 3। अंबाला में साहा है, सोनीपत में राई भी है और बरही भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा पूरा हुआ। अब देखें ये क्यों बनते हैं, क्या फायदा इनका।
तो ये पढ़ लो। फूड पार्क की स्थापना का उद्देश्य फूड प्रोसेसिंग एंड फूड पैकेजिंग को प्रोत्साहन देना है। तो फूड की प्रोसेसिंग यही तो होती है कि गेहूं से आटा, आटे से फिर रस्क बना दी, ब्रेड बना दी, बिस्किट बना दिए, मैगी बना दी, ये फूड की प्रोसेसिंग हो गई। तो इसके लिए बनाए जाते हैं। तो आपके यहाँ कितने फूड पार्क्स हैं? बड़े 3 फूड पार्क्स हैं, अंबाला में और 2 सोनीपत में। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। एक ऐसा पार्क, एक ऐसा एरिया जिसका टारगेट ही है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, यानी निर्यात को बढ़ावा देना। इसके लिए एक पार्क बना दिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। प्रमोट करना मतलब बढ़ावा देना। एक बहुत बड़ा हरियाणा और दिल्ली का जो बॉर्डर है, मेन सोनीपत वाला इलाका समझो, सोनीपत की एंट्री और हरियाणा, ये दिल्ली से निकलते जो सोनीपत है ना, इसकी एंट्री के आसपास पूरा एक डेवलप कर दिया इंडस्ट्रियल एरिया, जिसका टारगेट ही सिर्फ एक है। क्या टारगेट है? एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, यानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक इंडस्ट्रियल पार्क है। कहाँ है ये? दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, हमारे यहाँ पर। और इसका फायदा क्या है? इस पार्क की स्थापना का उद्देश्य है फूड प्रोसेसिंग, खेल सामान, इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल सामान है या हैंडलूम है। तो आप इसे समझो पूरे हरियाणा की बात कर रहा है। हैंडलूम आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए रोहतक का शौरी, और एक आना चाहिए पानीपत वाला, पानीपत में है ना हैंडलूम का। इलेक्ट्रॉनिक्स आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए अंबाला का मेन कामकाज। और खेल सामान तो फिर पूरे हरियाणा में बनता है, फूड प्रोसेसिंग भी पूरे हरियाणा में है। रेडीमेड वस्त्रों के निर्यातकों को प्रोत्साहन देना है, यानी पूरे हरियाणा के उद्योगों में बने हुए सामान को एक्सपोर्ट करना है और उस एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। तो उसके लिए हमने एक पार्क डेवलप कर दिया दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ है ये? दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर। नेक्स्ट देखें, लेदर गारमेंट्स पार्क है। नेक्स्ट देखो, लेदर गारमेंट, लेदर मतलब चमड़े से जो बनता है, चमड़े से बने जो कपड़े हैं, इनके लिए बहादुरगढ़ में है। मैंने फुटवेयर पार्क भी शायद बताया होगा आपको, फुटवेयर पार्क, वो भी बहादुरगढ़ में है। आप बहादुरगढ़ का जो ये मेन केएमपी है ना, कभी आप केएमपी पे जाओ तो आपको देखने को मिलेगा, बहादुरगढ़ में जब आपकी एंट्री होगी ना उससे उतर के, तो आप देखोगे पूरे रोड पे फ्लाईओवर से जब आप जाओगे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दिखेंगी। कहीं रिलैक्सो वाले जो चप्पल बनाते हैं, इनकी अलग फैक्ट्री, कहीं किसी की, कहीं किसी की, कहीं फ्लाइट की। तो इस तरह की कंपनीज जो फुटवेयर में बड़ा बिजनेस कर रही हैं, ये बड़े पैमाने पे यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज खोल के बैठी हैं। तो मजदूरों को काम मिलेगा अपने आप, इंडस्ट्रियल पूरा हब बन जाएगा। ठीक है, तो लेदर गारमेंट्स बहादुरगढ़ में। इसका उद्देश्य क्या है? इसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट है फुटवेयर पार्क। फुटवेयर पार्क कई जगह डेवलप हो रहे हैं, बहादुरगढ़ में भी है और करनाल में भी है। हरियाणा की एक खासियत है कि एक इंडस्ट्री एक जगह नहीं है। अगर आप कहें शुगर सिटी तो आप कहेंगे पलवल भी और रोहतक भी है। आप कहें अपने यहाँ पे मेन गन्ना कहाँ है तो हम कहेंगे यमुनानगर में। यानी हरियाणा में सारी मिट्टी इतनी बढ़िया है कि एक चीज सिर्फ एक जगह पैदा नहीं होती। अब चावल क्या सिर्फ करनाल और कैथल में पैदा होता है? सोनीपत में खूब चावल पैदा होता है, तभी तो ये इतनी इंडस्ट्रीज खड़ी हुई हैं चावल के लिए जीटी रोड पर। तो लेकिन बस नाम किसी किसी का फेमस है, वो बात होती है। तो लेदर गारमेंट फुटवेयर पार्क करनाल में भी है, पर ज्यादा बड़ा जो अब बनने जा रहा है, जिसका ऊपर लगभग काम पूरा हो गया, वो बहादुरगढ़ का फुटवेयर पार्क बहुत बड़ा बनेगा। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट पार्क, निफ्टेम, ये काम का है पेपर के लिए। निफ्टेम, निफ्टेम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट है। पहली बात तो आपका अकेले का नहीं है, नेशनल, देश के स्तर पे काम करने वाला इंस्टीट्यूट है। किस चीज के लिए? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट, किस चीज के लिए? तो फूड टेक्नोलॉजी, यानी खाने की तकनीक, खाद्य जो चीजें हैं इनके लिए तकनीक। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर होते हैं बिजनेसमैन। जैसे आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कहा जाएगा आप नए एंटरप्रेन्योर हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जब बिजनेस में कोई आदमी आगे बढ़ता है, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट पार्क, यानी फूड की टेक्नोलॉजी को बिजनेस के रूप में लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं। और ये सिर्फ हरियाणा नहीं कर रहा, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट पार्क। तो एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, दो काम हो रहे हैं, बिजनेसमैन कर रहा है, मैनेज कर रहा है। और है क्या ये? नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर व्हाट? फॉर फूड प्रोसेसिंग। तो पूरे देश का इंस्टीट्यूट है फूड की टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट फूड की प्रोसेसिंग भी होता है। तो खाद्य तकनीकी संस्थान है ये, और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी आ गई और मैनेजमेंट भी आ गया। ये आपके कुंडली में है। निफ्टेम बहुत बड़ा है। और कभी आप अगर दिल्ली की तरफ जाएंगे सोनीपत से, तो आपको जब जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगा बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। जैसे ही आप राई के हेरफेर में आते हैं ना, तो वहां बिल्कुल ऑन रोड बड़ा सा से बड़े से गेट पे लिखा है
NIFTEM, निफ्टेम, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आप इसको ना हर चीज को जो आपको लगे कि याद नहीं रहेगी, आप तुरंत क्लास के बाद गूगल कर लिया करो, निफ्टेम भर देना, NIFTEM, तुरंत से आपको सारी लोकेशन और आपको बिल्डिंग। आप में से जो सोनीपत वाले हैं ना, जो पानीपत वाले, हो सकता है रोहतक वालों ने भी, करनाल वालों ने भी यहाँ से गुजरते टाइम 1000 बार देखी होगी बिल्डिंग, पर पता नहीं होगा कि ये निफ्टेम की बिल्डिंग है। आज उसको भर के देखना तो तुरंत आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने देख रखी है रोड पे, तो वो निफ्टेम की बहुत बड़ी बिल्डिंग है। नेशनल इंस्टीट्यूट है किस चीज के लिए? फॉर फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो N नेशनल, I इंस्टीट्यूट, F फॉर टी, ये F फॉर फूड, T टेक्नोलॉजी, E एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन, और M मतलब मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंडली में है आपके, ठीक है, तो सोनीपत वाले इलाके में। और नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये तो ढेर है, मानेसर वाला ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये हमारा, ये फुटवेयर वाले पार्क का क्या उद्देश्य होगा? फुटवेयर उद्योग को प्रोत्साहन देना। बाकी तो जो नाम है उनसे समझ जाना कि इनके क्या क्या काम है, ठीक है। औद्योगिक नीति पढ़ लेते हैं 2011 की, हो तो गए कई साल, पर ठीक है पढ़ लेते हैं कि क्या कहा था। अब अगर आपको समझ में आ रहा हो तो हरियाणा सरकार ये दावा करती होगी कि हम अपने यहाँ बहुत लोगों को रोजगार देंगे, और इसके लिए हमने तरह तरह से अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज और ये सब चीजें खड़ी करवा ली हैं ताकि हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिले। और ये फैक्ट भी है, अगर कहीं पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगेंगी, कहीं बहुत बड़े बिजनेस खुलेंगे तो जनता को काम मिलेगा। अच्छी बात है, जिस राज्य में जितने ज्यादा बिजनेस, इंडस्ट्रीज और ये सब होंगे, वहां के लोगों को उतना ज्यादा कमाई के चांसेस मिलेंगे। अब मान लीजिए किसी राज्य में कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो वहां पे चीजें आएंगी कैसे? ना वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, ना वहां पे कोई रोड्स बनेंगे बढ़िया, ना कोई बिजली होगी बढ़िया, ना कोई कनेक्टिविटी होगी, ना सुविधाएं होंगी, ना कोई स्कूल कॉलेज खुलेंगे। अब जब ये सब डेवलप होगा ना, तो यहाँ काम करने वाले लोगों के बच्चों को मार्केट की जरूरत पड़ेगी, तो मार्केट डेवलप हो जाएगा। उन्हें स्कूल चाहिएगा तो स्कूल डेवलप होगा, उन्हें कॉलेज जाना है तो कॉलेज डेवलप होगा। उनको मान लीजिए मॉल चाहिए, भाई शॉपिंग कहाँ करेंगे? मॉल, तो अपने आप देखना यहाँ पे सब चीजें डेवलप होती चली जाएंगी। जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा शहर बसाया करते थे ना, कोई 300 शहर बसा रहा है, कोई 200 शहर बसा रहा है, फतेहपुर सीकरी बसाया ही तो गया था, आगरा बसाया ही तो गया था। तो ऐसे ही आज भी सरकारें जहां शहर बसाना होता है ना, वहां इस तरह की टाउनशिप्स डेवलप करने के लिए कुछ बेसिक चीजें मुहैया करा देती हैं, और धीरे धीरे करके वहां इंडस्ट्रीज खड़ी होती हैं, और फिर उन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को बड़े बड़े बिल्डर्स जो है फ्लैट्स बना बना के और वो बेच देते हैं। ऐसा हर जगह तो हो रहा है, आंख खोल के देखो। जीटी रोड आज से 15 साल पहले पूरा खाली हुआ करता था। आज दिल्ली से सोनीपत आते हैं ना, मेरे ख्याल कोई ऐसा नहीं होगा कि 10 यूं दिख जाए 10 एकड़ खाली पड़े, कुछ खाली नहीं पड़ा, सब कुछ भर गया। हर जगह आपको मॉल्स और इंडस्ट्रीज या फिर आपको बड़े बड़े फ्लैट्स और दुनिया भर की चेन बनती चली गई। ये पिछले 15 साल पहले 2005 में मुझे ध्यान है, जब हम लोग दिल्ली से सोनीपत आया करते थे, तो दिल्ली पे जो ये कुंडली वाला इलाका है ना, यहाँ आके चीजें खत्म हो जाती थी। लास्ट एक तरह का ये था कि मार्केट है, इसके आगे निकले तो फिर कुछ नहीं मिलना, ना कोई फल वाला मिलना, ना कुछ नहीं, बिल्कुल खाली ब्लैंक रोड, बस कनेक्टिविटी गांव तक की थी। लेकिन अब इन 15 सालों में किंग्सबरी और कहीं पे पता नहीं ओमेक्स और कहीं पे कितने पार्श्वनाथ, दुनिया भर के कितने मॉल्स और कितने गाड़ियों के शोरूम और न जाने कितनी बिल्डिंग्स बन गई, कितने फ्लैट्स बन गए। इसका मतलब लगातार ये चीजें बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि भैया सोनीपत अकेले में ही 2 मेगा फूड पार्क बन गए, निफ्टेम सोनीपत में है, तो क्या बढ़ेगा नहीं? ऐसे उदाहरण एक दे रही हूँ, आपके पूरे राज्य में ऐसा ही हो रहा है। अगर झज्जर में रिलायंस इंडस्ट्रीज सेज लगाती हैं तो फिर वहां कितने लोगों को नौकरी के लिए आना पड़ेगा। अब वो आएंगे तो उनके परिवार भी तो आएंगे, तो उनके आने से पहले बिल्डर्स वहां ढेरों बिल्डिंग्स बना देंगे, फिर वहां फ्लैट बेच देंगे। जहां फ्लैट्स होंगे, जनता रहती होगी, वहां मार्केट डेवलप करना पड़ेगा, तो वहां लोग मार्केट की दुकानें खोल के बैठ जाएंगे, वहां कपड़े बिकेंगे, जूते बिकेंगे, वहां फ्रिज बिकेगा, एसी बिकेगा, टीवी बिकेगा, सब चीजें बिकेंगी। अपने आप शहर बस गया। ऐसे तो शहर पे शहर बसते जा रहे हैं अब। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि लगातार हरियाणा की ग्रोथ है। औद्योगिक नीति 2011 क्या कहती थी? हरियाणा की औद्योगिक नीति 11 के प्रमुख बिंदु। एक दशक में, मतलब 10 सालों में 2 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करना। 2 लाख करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, फिर ऐसे लाख करोड़, तो 2 लाख करोड़, कितना बड़ा अमाउंट, उसको आकर्षित करना। कौन लगाएगा ये पैसा? विदेशी आएंगे भागे भागे। अब विदेशी ब्रांड है कोई, मान लीजिए प्यूमा है या रिबॉक है या कोई भी इस तरह का है, स्केचर्स है, तो ये आएंगे अपनी कंपनी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इंडिया की आबादी ज्यादा है और लोग कमाएंगे तो लोग खर्च करेंगे, तो ये ढेरों दुनिया भर के उठ के आ जाएंगे। तो इस तरह से इनको आकर्षित करेंगे हम। दूसरा, फरीदाबाद में परमाणु प्लांट लगाने की भी हमारी योजना है, और अगर परमाणु प्लांट लगेगा तो
तो तुम खुद देखो कितने कारीगर, मतलब कितनी तरह के आदमी नौकरी करेंगे। तो अपने आप फिर वहां फरीदाबाद में तो ऑलरेडी इतनी आबादी है, 18 लाख की आबादी तो फरीदाबाद अकेला लेके बैठा है अभी। 18 लाख तो 2011 में थे, 2021 में हो सकता है 20 लाख प्लस मिले फरीदाबाद की आबादी। छोटा सा शहर है, एरिया सबसे छोटा है, शहर अगर कहें तो बड़ा है वैसे, लेकिन जिला सबसे छोटा है, आबादी सबसे ज्यादा 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ परमाणु प्लांट लगाने की योजना भी है, नहीं लगाएंगे भविष्य में। हरियाणा में 20 नए SEZ खोलेंगे, एक एक SEZ में हजारों लोग काम करते हैं, तो 20 में कितने काम करेंगे। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, ये इंपॉर्टेंट है, IMT, इसको थोड़ा सा मैं बता दूं क्योंकि बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। आपका जो IMT है ना, IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, यानी आपके यहाँ पे शहरीकरण, और वो भी मॉडल। जैसे मॉडल टाउन क्या होते थे, हर जिले में आपको मॉडल टाउन मिलेगा। मॉडल टाउन ना उस टाइम पे जब हम अलग हुए थे तो ऐसे शहर विकसित किए गए थे, शहर का वो हिस्सा जहाँ की बहुत पॉश कॉलोनीज थी, बहुत अमीर पढ़े लिखे, जिसको आप कहते हैं पुराने टाइम में हड़प्पा में जैसे पुरोहित वर्ग था ना, इस टाइप के लोग रहते थे, तो उनको नाम दिया मॉडल, भाई ऐसा होना चाहिए, ये एक रोल मॉडल है, तो मॉडल टाउनशिप। अब आपके हरियाणा में लगातार इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो नाम दे दिया इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, यानी इंडस्ट्रीज को इस तरह से डेवलप करेंगे उसके आसपास, जैसे इंडस्ट्री लगेगी तो आदमी आएंगे तो परिवार भी तो आएंगे, तो वहां पूरी टाउनशिप डेवलप करेंगे। और इसका सबसे अच्छा प्रेजेंट का एग्जांपल अगर किसी को देखना है तो खरखौदा, जो सोनीपत जिले में पड़ता है, यहाँ प्रेजेंट में बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, बहुत ही बड़े लेवल पे, इतने बड़े बड़े भारी भरकम रोड्स बना दिए गए, पूरे शहर का ये मान लो कि पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। आने वाले 5-7 सालों में देखना खरखौदा में जमीनें बहुत महंगी हो जाएंगी। कभी कभी जाने का मौका मिलता है तो देखते हैं कि सब कुछ बदल गया। आज से 10 साल पहले खरखौदा जाते टाइम रोड खाली हुआ करता था, और अब अगर जाने लगे तो घंटा घंटा लग जाता है, क्योंकि वो जाम लगा रहता है। अभी कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उससे ये दिखता है कि आने वाले 5-6 सालों में, हो सकता है अगले 4 सालों के अंदर अंदर, हरियाणा के इस खरखौदा की तस्वीर बदलने वाली है बहुत बड़े पैमाने पे। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं, वो इस बात को समझते भी होंगे कि किस तरह से काम हो रहा है। इन सब अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ना, इतने बढ़िया रोड्स बना रहे हैं, पूरी कनेक्टिविटी दिल्ली से लगातार पूरा ऐसा रोड बना देंगे कि यहाँ से ये जो सोनीपत की खिचपिच है ना, यहाँ से जाना ही ना पड़े, इतने बढ़िया कनेक्शन कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से फायदा होगा कि वहां इंडस्ट्रीज लगाने वाले जल्दी आएंगे। जहां जाना आना आसान है, जहां कनेक्टिविटी अच्छी है, जो शहर से बाहर की तरफ है, तो वहां ढेरों फ्लैट्स बन जाएंगे। आप कुछ सालों में देखना खरखौदा में फ्लैट्स दिखेंगे आपको, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे बड़े बड़े, पैसा लगाएंगे और फ्लैट्स बेचेंगे, और जनता वहां जाके रहेगी। ऐसे ही तो विकास होता है। तो ये कहलाती है IMT, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। मानेसर में थी पहले। मानेसर में क्यों है समझे, क्योंकि मारुति का प्लांट वहां लगा था, तो मारुति को मैनेजर चाहिए, जनरल मैनेजर चाहिए, वर्कर चाहिए, थोड़े बड़े लेवल पे और बड़े लेवल पे CEO चाहिए, हर तरह के लोग होते हैं ना। तो इतनी तरह के लोग, ऐसे ही मान लो जैसे राजा थे, मंत्री थे, वजीर थे, सिपाही थे, उस टाइम में अलग अलग लेवल के लोग, शहर बसता था, ऐसे ही अब शहर बसता है। तो जैसे मानेसर है ना, वो तो बस चुका, की तरह अन्य IMT संस्थान अब नई नई जगह बनेंगे इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप वाले। मेवात में बनेगा, जिसको आप कहते हो कि पिछड़ा हुआ है, रोहतक डेवलप होगा, खरखौदा तो बिल्कुल आंखों के सामने अभी चल रहा है ये काम। अगर आप समझना चाहते हो IMT का कॉन्सेप्ट को, तो आप वहां जाके देख सकते हो, जो आने जाने वाले उनको पता भी होगा। फरीदाबाद में, फरीदाबाद तो ऑलरेडी है ही, आसपास के इलाके में जैसे सूरज कुंड के आसपास कर देंगे, फरीदाबाद में पड़ता है ना, बल्लभगढ़ के आसपास कर देंगे। बहुत विकास वहां वैसे कर दिया उन लोगों ने। नेक्स्ट, दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों किसमें आते हैं, दोनों राजधानी है, एक देश की एक आपकी। आपकी राजधानी को आप सिर्फ एक जिले से टच करते हैं, पंचकुला से, लेकिन दिल्ली को आप 4 जिलों से टच करते हैं, सोनीपत, झज्जर, और नीचे की तरफ देखें तो फरीदाबाद, और उससे ऊपर देखें इधर दक्षिण पश्चिम में तो गुड़गांव। तो अपनी राजधानी का तो आपका एक जिला टच है बस, और देश की राजधानी से आपके 4 जिले टच हैं। तो दिल्ली और चंडीगढ़ में निवेश प्रोत्साहन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यानी हम अपने सेंटर दिल्ली में भी बना देंगे हरियाणा वाले, और इसमें चंडीगढ़ में भी। क्यों, क्योंकि दिल्ली में भी विदेशी खूब आते हैं और चंडीगढ़ में भी। इन दोनों जगह से हम विदेशियों को अट्रैक्ट करेंगे कि आओ जी आओ, हमारे हरियाणा में देखो कितना बढ़िया ऐसे बढ़िया रोड्स हैं। ये अब मान लो हमें खरखौदा दिखाना हो, तो जब ये रोड्स पूरे डेवलप हो जाएंगे तो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, चाहे वो रिलायंस वाला हो या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, अडानी जैसे लोग हों, उनको कनेक्शन उनसे निकाल के किसी ना किसी तरह, ये सरकारों के लिए तो बाएं हाथ का खेल होता है, और फिर उनको किसी दिन विजिट करा देंगे कि देखो जी ये कनेक्टिविटी है और ऐसे डेवलप होगा।
होगा, उनके लिए मजाक है। 100, 50, 1000, 2000, 5000 करोड़ तो वो तुरंत लगा देंगे। तो वो कह देंगे ठीक है जी, मैंने ये यहाँ 5000 करोड़ लगाने हैं, तो 5000 करोड़ लग गए। अब 5000 करोड़ लग गए तो ढेर बड़ी इंडस्ट्रीज बन गई, जिनमें गांव के लड़कों को, आदमियों को, आसपास के एरियाज के लोगों को काम मिल गया। अब जिसकी जितनी लायकियत होगी, कोई मैनेजर बन गया, कोई चपड़ासी बन गया, कोई वर्कर बन गया, कोई टीम मैनेजर बन गया। तो जिसकी जैसी लायकियत है उसने काम ले लिया। अब वो काम ले लिया तो तनख्वाह, तनख्वाह तो फिर खर्चे, खर्चे तो फिर वो मार्केट जाएगा, फिर वो सब चीजें डेवलप हो जाएंगी, तो सबको फायदा होता है। ठीक है, तो दिल्ली और चंडीगढ़ में हमने निवेश प्रोत्साहन, भैया आओ यहाँ निवेश करो, इसके लिए केंद्र बना लिए। हरियाणा पहला राज्य होगा जो श्रमिकों के लिए पॉलिसी उपलब्ध कराएगा, जो श्रमिक काम करेंगे। देखो इन सब में ना बहुत बड़ा योगदान श्रमिक भी देंगे, श्रमिक होंगे तभी तो बात बनेगी। अब श्रमिक अगर नहीं होंगे तो आप कैसे इंडस्ट्री खड़ी कर दोगे? जितनी इंडस्ट्री खड़ी होती है इनका बेस तो श्रमिक ही होते हैं ना, तो श्रमिकों के लिए पॉलिसी लाएंगे तो हम श्रमिकों को भी अट्रैक्ट करेंगे कि देखो हमारे यहाँ पॉलिसी है। अब कह रहे हैं औद्योगिक क्लस्टर, क्लस्टर होता है एक एरिया जिसमें कि कई सारी चीजें डेवलप हो पाती हैं। तो ऑटो पार्ट क्लस्टर बना रहे हैं गुड़गांव में, ऑटो पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे गुड़गांव के क्लस्टर में ही तो रेवाड़ी पड़ता है, तो यहीं पे हीरो होंडा वाला, हीरो मोटोकॉर्प्स की कई ब्रांचेस हो गई जो प्रोडक्शन का काम करती हैं, और गुरुग्राम में ही आपका मारुति वाला है। तो यहाँ ऑटो पार्ट्स के लिए डेवलपमेंट के लिए क्लस्टर हमने ये चूज कर लिया। लाइट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स क्लस्टर, जहां लाइट इंजीनियरिंग, यहाँ तो खैर भारी भी बनते हैं लेकिन लाइट वाले के लिए भी हमने फरीदाबाद को रिकमेंड कर लिया। फरीदाबाद याद करो, कल पढ़ाया था नंदा, यूडी नंदा, हर नंदा पढ़ा था ना हमने, एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर, केल्विनेटर के फ्रिज, और यहाँ पे भारी भरकम जेसीबी भी बनती हैं, और यहाँ पे गुडियर कंपनी का टायर भी है, यहाँ बाटा के जूते भी है, सब कल पढ़ाया था। तो इन्होंने हैवी के साथ साथ लाइट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब सामान, उपकरण, इनके लिए भी फरीदाबाद को चुन लिया। और टेक्सटाइल क्लस्टर के लिए पानीपत, क्योंकि आप जानते हो बुनकर नगरी आपका पानीपत है, पानीपत आपकी वो सिटी है जहां हथकरघे का बहुत बड़ा काम आज से नहीं पुराने टाइम से है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए पानीपत से बेस्ट और क्या होगा। ठीक है, तो ये औद्योगिक क्लस्टर है। ग्रामीण उद्योग क्लस्टर, अब ये कह रहे हैं अगर किसी गांव में कुछ चीज, जैसे गांव इन द सेंस प्रॉपर गांव नहीं, लेकिन जो उभरते हुए शहर है, उस तरह में अगर कोई कच्चा माल कहीं है और वो डेवलपमेंट चाहता है तो हम वहां पे काम करेंगे, हम पॉलिसी बनाएंगे उनके लिए। तो ऐसे ही ग्रामीण उद्योग के लिए क्लस्टर, जूट और केन फर्नीचर, केन ये CANE, जो पतली पतली लकड़ियां होती है ना, केन स्टिक जिसको बोलते हैं, पुराने टीचर्स जिनसे डंडे मारा करते थे, तो उसके लिए बोल रहे हैं। जूट और केन फर्नीचर, जैसे ये होते हैं ना हमारे मूढ़े, जिन पे घरों में बैठते हैं, गाँव में घरों में, शहरों में भी लोग रखते हैं, जो मूढ़े होते हैं हमारे, इनमें लकड़ी 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 तो होती है पतली पतली, उसी को तो स्टिक बोलते हैं। जो मूढ़े का निचला हिस्सा है वो देखना सारा लकड़ी से ना बना होता, पीछे वाला, तो ये छोटे लेवल पे उद्योग धंधे हैं। तो जूट और केन, ये केन वो डंडी वाली फर्नीचर, तो गुड़गांव के फर्रुख नगर के फेमस हैं, और फर्रुख नगर में ये बड़े लेवल पे बनाए जाते हैं। कभी कभी अगर आप जाते हो तो इस नेशनल हाईवे 44 पे हरियाणा में जगह जगह आपको सड़क पे बैठे हुए लोग मिल जाएंगे जो इस तरह की चीजें बेचते रहते हैं। वो ऐसे 4-5 मूढ़े रखे हुए होते हैं बेचने के लिए। तो जूट और केन फर्नीचर जो मूढ़े टाइप का है, ये कहाँ है आपका? मेन फर्रुख नगर गुड़गांव में। इसके बाद है जूट उत्पादन क्लस्टर। कौन सा है आपका? देखो केंद्र अलग है लेकिन उत्पादन क्लस्टर जो बना है, भाई इस एरिया में हम काम करेंगे उत्पादन के लिए, वो आपका है इस्माइलाबाद या कुरुक्षेत्र मेन है। ठीक है, उसी का पार्ट है वो। लेदर फुटवेयर क्लस्टर रेवाड़ी में। तो लेदर फुटवेयर, सिर्फ फुटवेयर कहें तो बहादुरगढ़ नंबर 1 है, लेदर फुटवेयर कहेंगे तो रेवाड़ी, और सिर्फ लेदर गारमेंट्स कहेंगे तो फिर आपका करनाल। ठीक है, कढ़ाई फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग, कढ़ाई फ्रेम जो कपड़ा होता है ना, कपड़ा उस पे कढ़ाई करके, जैसे गोल गोल उसमें एक वो होता है, पुराने टाइम में बहुत सारी औरतें घर में करती थी, तो वो ऐसे गोल गोल से कुछ रखती थी लकड़ी के, और उनमें वो कपड़े को घुसा के उस पे कुछ कढ़ाई बढ़ाई करती थी, मुझे हल्का फुल्का याद है ये। तो कढ़ाई फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग ये महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, देवीलाल इंडस्ट्रियल एरिया आपके मानेसर गुरुग्राम में विकसित होगा, और IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए मानेसर में विकसित किया जा रहा है। इससे प्रेरित होकर फरीदाबाद में IMT बनेगा। मैंने आपको खरखौदा का एग्जांपल दिया, रोहतक में बनेगा, यमुनानगर में बनेगा, खरखौदा सोनीपत में भी IMT स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। और उसी दिशा में मैंने आपको बता दिया कि रोज अखबार पढ़ लिया करो, खरखौदा की न्यूज रोज आती है, जो हरियाणा भास्कर है उसमें, सोनीपत भास्कर में। क्यों? क्योंकि ये लगातार इस पे काम चल रहा है अब लॉकडाउन के दौरान भी। ठीक है,
नेक्स्ट है अंतरदेशीय कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो। कंटेनर क्या होते हैं, जैसे हमारे पास कोई सामान है, अब वो भीग जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, तो उसको बचाने के लिए ना हम बहुत भारी भारी, विदेशी क्या करते हैं, सेलो करके, SCLO करके बड़े बड़े कंटेनर बनाते हैं। हम भी उनकी देखा देखी, भाई हमें भी तो चीजें बचानी है, सेफ रखनी है, तो हम कंटेनर की सर्विस लेते हैं। वो कंटेनर बनाना बड़ा महंगा पड़ता है, मतलब उनको रखना, फिर उनकी केयर करना। तो इस तरह की चीजों के लिए हमने थोड़ा सा हरियाणा में कहाँ कहाँ काम किया, ICD मतलब है इनलैंड, यानी अपने देश के कंटेनर डिपो, जहां पे इस तरह के डिपो हैं, जहां कंटेनर्स हैं, जहां हम चीजों को सेफ रख सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ है, पानीपत में है, चावल ज्यादा है ना, रेवाड़ी में भी है और फरीदाबाद में भी। तो इनलैंड कंटेनर जो आपकी सर्विस है वो 3 जगह मेन है, पानीपत में, फरीदाबाद में और रेवाड़ी में। ठीक है, इसके बाद बावल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर HSIIDC, ये HSIIDC क्या है, हरियाणा बनते ही हमें फील हुआ कि हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो हमने 1966 में तो आप बने थे, 67 में तुरंत से हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना दिया। HS मतलब हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करे, और इंफ्रा होता है ये बिजली पानी टाइप का, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके डेवलपमेंट को देखने वाली कॉर्पोरेशन बना दी। तो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। हर चीज के फुल फॉर्म रट्टे मारोगे तो फंस जाओगे। निफ्टेम पढ़ के आए थे अभी हम, NIFTEM क्या था बताना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर किस चीज के लिए, फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट। याद होना चाहिए ये कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये काम कर रहा था फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये हरियाणा में था, सोनीपत में था। ऐसे ही अब हम बात कर रहे हैं HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी उद्योगों का भी विकास करेंगे और इंफ्रा का भी विकास करेंगे। सड़क, बिजली, पानी, ये बेसिक चीजें होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा ICD इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण करवाया जा रहा है। तो हरियाणा स्टेट में जो कॉर्पोरेशन काम करती है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, इंफ्रा डेवलप हो, वो क्या बनवा रही है, इनलैंड कंटेनर डिपो ICD। 3 कहाँ कहाँ है आपके, रेवाड़ी में है, आपके पानीपत में है, और एक आपके फरीदाबाद में है। ठीक है, अगला वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस होता है आपका भंडार गृह, जहां चीजों को रखा जा सकता है, जैसे गेहूं बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, स्टोरेज टाइप का बहुत बड़ा बड़ा। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन पलवल में भी एक ICD है। पहले वेयर हाउस आपके सिर्फ पंचकुला में था, लेकिन अब जगह जगह भंडार गृह बना दिए, बहुत भंडार गृह बन गए। फरीदाबाद को सैटेलाइट मेगा IT हब के आधार पर विकसित करने की योजना। तो फरीदाबाद जहां परमाणु प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, सैटेलाइट मेगा IT हब। वैसे IT आपका अभी है गुड़गांव, IT हम पढ़ रहे थे पंचकुला, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि सैटेलाइट मेगा IT हब के आधार पर कह रहे हैं कि फरीदाबाद को भी। तो IT में अभी फिलहाल याद रखना गुड़गांव, नैनो सिटी IT कॉरिडोर पंचकुला, और अब सैटेलाइट मेगा IT हब के बारे में अगर बात करें तो फरीदाबाद की बात कर रहे हैं। हरियाणा की निधि नगर योजना DLF द्वारा लगभग 2800 एकड़ में गुड़गांव में विकसित की जा रही है। तो DLF कर रहा है तो क्या कर रहा होगा, बिल्डिंग्स बनाएगा, यहाँ फ्लैट्स बनाएगा, इंडस्ट्रीज के दफ्तर बना देगा, प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा काम कर लेता है DLF। ठीक है, चलिए अब हम बस लास्ट में पहुंचने वाले हैं। फूड पार्क। फूड पार्क अब आपको याद हो गए होंगे, वैसे तो आपके हरियाणा में अब तो ढेर हो गए, लेकिन अगर 3 मेगा फूड पार्क कहें तो साहा अंबाला, बरही या बड़ी आपका सोनीपत, और एक आपका राई है। ठीक है, फिर नरवाना वाला छोटा है और डबवाली वाला छोटा है, छोटे छोटे तो कई हैं आपके यहाँ। तो फूड पार्क में मेन साहा अंबाला ये मेगा फूड पार्क, राई सोनीपत मेगा फूड पार्क, नरवाना जींद छोटा पार्क, डबवाली सिरसा बड़ा पार्क। तीसरा बड़ा पार्क ये छोटा पार्क, बड़ा कौन सा फूड पार्क है तीसरा, बरही या बड़ी। 3 नाम याद रखना, ये छोटे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, अभी बताया था, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बॉर्डर पे, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क बना दिया, जिसका मेन टारगेट है एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर पर विकसित किया जा रहा है। जेम एंड ज्वेलरी हम पढ़ के आए हैं गुड़गांव में, वो कीमती पत्थर वाला। और नेशनल इंस्टीट्यूट निफ्टेम, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट पार्क निफ्टेम, ये कुंडली सोनीपत में अवस्थित है।
ठीक है, तो मेन पार्क आपको आ गए। अब अन्य पार्क पढ़ ले। अब इतना पढ़ने के बाद ना थोड़ा थोड़ा मन में ये होना चाहिए कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा और पढ़ लूंगा तो मुझे याद हो जाएगा, या मुझे याद आसानी से हो जाएगा। जैसे सुनने से क्या होता है, चीजें थोड़ी थोड़ी दिमाग में बैठने लगती हैं। अपने आप किताब खोल के पढ़े तो बड़ा खिचड़ी सी लगती है कि यार इतना कैसे याद होगा, कहाँ क्या है, लेकिन कोई बता दे तो वो रास्ता फिर आसान दिखता है। तो क्या बता रहे हैं ये फुटवेयर पार्क, मैंने आपको बताया फुटवेयर पार्क है। तो बहादुरगढ़ में लगातार आप किस दिन जाओ ना, आप कहीं जाते हो ना, तो आसपास की चीजों को नोटिस करके चला करो कि कहाँ क्या है। जैसे मुझे क्यों याद हो पाए, क्योंकि मैंने ये रूट पूरा देखा, इसलिए मुझे पता है कि हाँ मैंने बहादुरगढ़ जाते वक्त फुटवेयर पार्क पूरा डेवलप देखा है। कहीं रिलैक्सो बड़ा बड़ा लिखा है, कहीं फ्लाइट लिखा है, अलग अलग, कहीं सलमान खान फ्लाइट का ऐड करता है, शायद उसका फोटो दिखेगा, फिर रिलैक्सो का। तो इस तरह पूरा एक दिमाग में एक इमेज बन गई। ऐसे ही खरखौदा जब गए तो पूरी एक इमेज दिमाग में है कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो जहां भी तुम्हें जाने का मौका मिले ना, वहां की चीजों को ऑब्जर्व किया करो, तब आपकी याददाश्त में चीजें बैठने लगेंगी। तो फुटवेयर पार्क कहाँ का, बहादुरगढ़ का, गेटवे ऑफ हरियाणा वाला। लेदर गारमेंट्स पार्क नूह में भी है, कई जगह है, यहाँ भी डेवलप कर दिया। रेडीमेड परिधान पार्क, जिसमें कि बने बनाए कपड़ों को बाहर भेजेंगे। तो एक तो सोनीपत के बरही में जो मेगा फूड पार्क भी है, और एक गुड़गांव में। तो रेडीमेड कपड़े गुड़गांव में, ज्वेलरी भी गुड़गांव में था ऊपर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके मानेसर गुड़गांव, जो कि आईएमटी ऑलरेडी है। चौधरी देवीलाल नेचर, ये नेचुरल होना चाहिए था, औषधीय पार्क, ये चूहरपुर में है, यमुनानगर में। यहाँ ना बोटेनिकल गार्डन है। बोटेनिकल समझते हो, ऐसी वनस्पति जिसमें कि हवा भी चलती है और आप उसको सांस में हवा को ले जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही कट जाती हैं। ये बोटेनिकल गार्डन कोई आज की देन नहीं है, राजा महाराजाओं के भी इस तरह के औषधीय पौधे लगा करते थे। और कभी अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप राष्ट्रपति भवन में 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच में राष्ट्रपति भवन को का जो बैकयार्ड है ना, पिछला हिस्सा, उसको आम पब्लिक के लिए खोला जाता है, क्योंकि वहां एक बहुत सुंदर गार्डन है जिसका नाम है मुगल गार्डन। तो आप उसको विजिट कभी करके आएंगे ना, तो पूरे गार्डन को इतना सुंदर मेंटेन किया गया है, और वहां पता नहीं कितने औषधीय पौधे हैं और हर एक की खासियत वहां लिखी हुई है। तो वहां जाके आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। और इतने फूल होते हैं, इतनी वैरायटी, गुलाबों की कम से कम 100 वैरायटी है। इतने सुंदर सुंदर फ्लावर, इतने बड़े फूल मैंने अपने जीवन में नहीं देखे, जितने फूल बड़े बड़े, इतने भारी भारी फूल, एक एक फूल इतना भारी भारी, मतलब ये लगा लो आदमी से ऊंची हाइट उसकी, और इतना बड़ा भारी भरकम, ऐसे ऐसे फ्लावर्स, मतलब पौधे की, वो पेड़ पे नहीं लगे, पौधों पे लगे हुए हैं। तो वहां जाते हैं ना, तो वहां बहुत सारे औषधीय पौधे हैं। ऐसा ही हमारे यहाँ डेवलप किया है। ये कहाँ डेवलप किया है, यमुनानगर में, चूहरपुर यमुनानगर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। हर्बल पार्क है ये, हर्ब्स जो औषधीय पौधे वगैरह हैं। भारत का पहला निर्यात संवर्धन जोन, जिसका मेन टारगेट है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। तो पूरा एक्सपोर्ट ही तो SCZ था। ये 65 में कांडला गुजरात में बनाया गया, अब ये हरियाणा में बनते जा रहे हैं। पहले सबसे पहले आपने एक्सपोर्ट जो किया ना, वो आपने 1965, आप और पाकिस्तान जब लड़े थे, तब हमने कांडला गुजरात में एक्सपोर्ट के लिए पूरा जोन बना लिया था। अब हमने क्या किया है, अब हमने ऐसे जोन अपने हरियाणा में बना लिए। अब हमने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे एक्सपोर्ट को ही मेन बनाने के लिए एक पूरा पार्क डेवलप कर लिया। हम जगह जगह IMT बनाते जा रहे हैं। तो एक टाइम था जब इंडिया में पहला कहाँ बना था, गुजरात में, ये लेकिन 1965 में था। आप देखो आज हम 2020 में हरियाणा में कितने सारे बना रहे हैं। मेगा फूड पार्क में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, फूड की प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन बताया ना मैंने, क्योंकि कई प्लांट लगे होते हैं तो वहां से वहां ट्रक आना जाना ये सब होता है यहाँ। तो प्रोसेसिंग भी होती है फूड की, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, आदि से संबंधित सभी कृषि कार्य होते हैं। परंतु फूड पार्क, मेगा में तो सब कुछ है, लेकिन फूड पार्क में केवल कृषि आधारित प्रोसेसिंग केंद्र होते हैं। यहाँ आपको उतनी बढ़िया सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यानी डबवाली वाले में और नरवाना वाले में सिर्फ फूड पार्क हैं, जबकि 3 में आपके मेगा फूड पार्क हैं। कहाँ कहाँ, अंबाला में, साहा में, और राई में, और बरही या बड़ी में सोनीपत में। तो इनमें आप समझ जाओ कि अंदर पूरी यूनिट्स लगी हुई हैं, उसमें ट्रक्स भी आते हैं, सामान लोड होता है, चीजों को लेके जाते हैं, बेचने का सामान ले जाते हैं, कच्चा माल लेके आते हैं। तो ये बड़े फूड पार्क्स हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग सारे काम होंगे, ठीक है। हरियाणा में मेगा फूड पार्क आपको पता ही चल गया, 3 ही हैं। तो पहला साहा अंबाला में है, दूसरा राई सोनीपत, और तीसरा बराही लिखा है ना, यही बड़ी है, यही बरही है, प्रस्तावित है, इस पे काम हो चुका है, तो 3 बन चुके हैं। IT पार्क कहाँ है आपका, मानेसर गुड़गांव पर। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपके कुंडली में है।
तो कुंडली भी लगातार विकसित हो रहा है, क्योंकि कुंडली से भी तो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं बड़े लेवल पर। थीम पार्क आपके कुंडली सोनीपत में है, परिधान पार्क आपके बरही में है। अभी पता है ना, रेडीमेड कपड़े वाला गुड़गांव में भी था और आपके बड़ी में भी था। रेडीमेड कपड़े यहाँ यूज नहीं करते, हम बना के और तुरंत विदेशों को निर्यात कर देते हैं। तो परिधान मतलब कपड़े, पार्क बराही, ये बड़ी गांव का नाम है, ऐसा लिखेगा टाइपिस्ट, इतना मान लो, बड़ी को ही बरही लिख देगा सोनीपत में। आईआईडीसी क्या है? इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एचएस और लगा दो, आप पढ़ चुके हो। अब पेपर में आईआईडीसी आया तो तुम फंसोगे कि ये क्या है। जिसका दिमाग थोड़ा एक्टिव है ना, वो समझ जाएगा कि एचएसआईआईडीसी में पढ़ के आया हूं। क्या था वो? हरियाणा स्टेट एचएस इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की कॉर्पोरेशन थी, बस वही है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा स्टेट एचएस और लगा दो। तो 1967 वाली। नरवाना जींद में है। वैसे ये जगह जगह, ऐसा नहीं कि एक जगह, ये सोनीपत में भी है, हर जगह एचएसआईआईडीसी के आपको क्वार्टर्स मिल जाएंगे। मॉडर्न इंडस्ट्रियल पार्क अंडर आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जैसे डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं? राइस सोनीपत में, जो हमारे यहाँ डेवलप कर रहे हैं, राइस सोनीपत में 560 एकड़ में। तो इस राई में आप देखो ऑन रोड आपको कितने सारे इंडस्ट्रीज, राई तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ना, पता नहीं कितने लोग आके बिहार से, बंगाल से, पता नहीं बाहर बाहर से आके लोग, पूरा राई जो ओरिजिनल गांव था ना, वो ओरिजिनल गांव नहीं रहा, लोगों ने सब कुछ किराए पे दे दिया। क्यों? क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको रहने की जगह नहीं है, तो गांव के लोग अपना गांव छोड़ के खुद तो बाहर आ गए हैं और वहां सारे का सारा इंडस्ट्रियल क्राउड आ गया। ठीक है। उद्योग विहार गुड़गांव में है, तो ये भी ऐसे आईएमटी है, स्थापित किया गया ये 785 में। जेम एंड ज्वेलरी पार्क हमें पता ही है गुड़गांव में, गढ़ी हरसरू, हरसरू है ये, हरसत लिखा है ना, गढ़ी हरसरू, 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 मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, बार बार आएगा क्योंकि, गढ़ी हरसरू जगह का नाम है ये। तो ये जेम एंड ज्वेलरी, जब भी कीमती पत्थर की और ज्वेलरी की बात हो तो अमीर लोग ही खरीदेंगे। ये कहाँ है? आपके गुड़गांव में, तो गढ़ी हरसरू में। ठीक है। आईटी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नैनो सिटी, अभी बताया ना, ये बल्कि इसको कॉरिडोर लिख दें तो और बेहतर है, क्योंकि आईटी का एक बड़ा काम आपके गुड़गांव में है और एक कॉरिडोर विकसित होने जा रहा है आपके पंचकुला में। नैनो सिटी प्रोजेक्ट पंचकुला में विकसित किया जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लास्ट हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का तोशाम भिवानी में काम चल रहा है, और वैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है ना, वो आपके राजस्थान में है, उदयपुर राजस्थान में, लेकिन उसने एक यूनिट अपनी हमारे यहाँ भिवानी में भेज दी कि देखो यहाँ भी पहाड़ियों में, क्या तोशाम की पहाड़ियां है ना यहाँ, तो उन पहाड़ियों में जिंक के हो सकता है भंडार छिपे हुए हों। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल, आपको पता है फर्टिलाइजर के नाम पे यहाँ यूरिया, नाइट्रोजन का हम लोग जो है बहुत बड़ा प्लांट लगा के बैठे हैं, और देश के बड़े नाइट्रोजन यूरिया के प्लांट में से हमारा पानीपत वाला गिरा जाता है। एनएफएल बोलते हैं इसको, एनएफएल शॉर्ट में, जैसे एचएसआईआईडीसी था, जैसे निफ्टेम था, जैसे आईएमटी था, तो इस तरह से इसका नाम क्या है? एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, पानीपत में। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, ये अगर ये पहला कह देना तब भी तुम कहना बाहोली, ये दूसरा कह दें तब भी, ये तुमसे पूछेंगे अपने वाला, ये कोई भी रैंक दें तुम्हें अपना आंख बंद करके, तेल शोधक मतलब बाहोली। बाहोली पहले कहाँ था? करनाल में, अब कहाँ है? पानीपत में। ठीक है। तो ये चाहे दूसरा कहें, चाहे पहला कहें, चाहे पांचवा कहें, कुछ कहें, जैसी तेल शोधक कारखाना दिखे आंसर आना चाहिए बाहोली, पानीपत, 1980 में लगा था। पेट्रोकेमिकल दिख गया तो बिना सोचे समझे पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, तो क्या टिक करोगे? पानीपत। हरियाणा में दूसरा आईटी पार्क कहाँ खुलेगा? एक तो आईटी मानेसर और पंचकुला में, कॉरिडोर भी तो पंचकुला में था आईटी का। न्यूवुड टिम्बर इंडस्ट्री, अब ये ना जैसे न्यूवुड एक नाम दे दिया, किसी का प्लाईवुड है, वैसे टिम्बर के नाम पे हमेशा पहली प्रायोरिटी देना चाहिए यमुनानगर को, लेकिन अब एक प्राइवेट का नाम लिख दिया न्यूवुड, तो ऐसे दुनिया भर की, अब एक एक का हम याद नहीं करेंगे। टिम्बर मार्केट मेन आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? यमुनानगर। ये है वो 150 साल पुरानी जहां दुकानें हैं और जहां साल, शीशम, सागवान सब तरह के पेड़ बिकते हैं लकड़ियों के रूप में, तो टिम्बर मार्केट मेन आती है आपके दिमाग में यमुनानगर। मछलियों का स्वर्ग याद होगा ना, ये मछियारों का स्वर्ग। तो राज्य सहकारी आवास प्रसंघ, ये 1973 में बना था, सरकारी आवास जो बनाने का काम करते हैं। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, ये नहीं पूछेंगे, पुराना हो गया, ये पूछ लेंगे। पहला ऊर्जा बैंक आपके पानीपत में, और आपको याद हो अगर तो पहला जो अन्न बैंक बना है ना, वो भी अनाज बैंक जिसको बोलते हैं, पहला अनाज बैंक, वो भी कहाँ बना? पानीपत में। अनाज के साथ पानी जरूरी है ना पीना, आपने अनाज खाया तो प्यास तो लगेगी, तो पहला अनाज बैंक कहाँ बना आपका? पानीपत। ऊर्जा बैंक भी पानीपत में। पहली टेक्सटाइल मिल आपकी कहाँ लगी थी? भिवानी में। याद करो, पहली टेक्सटाइल मिल 1937 में लगी थी। फिर सूती कपड़े की लगी थी
काम हुआ था ना भिवानी में, क्या नाम था उसका, TITS, द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज। भिवानी में बहुत बड़ा काम था, तो वही है ये। यमुना गैसेस, तो यमुना गैसेस एक टाइम था जब पूरे देश में सबसे ज्यादा जो ये औद्योगिक गैसों का उत्पादन करने में इसका भी रैंक था। औद्योगिक गैसें क्या होती हैं, जो इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, जिनमें कि हास्य गैस, लाफिंग गैस भी यूज होती है, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसी बहुत सारी गैसेज हैं। तो यमुनानगर में यमुना गैसेस 1973 में लगाया गया। ठीक है, बस अब ये क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। इनके क्वेश्चंस को कर लिया करो, उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुमने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा, एक आइडिया दे देंगे तुम्हें। चलिए, आज हमने औद्योगिक वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये पेज 131 पर था, हरियाणा की औद्योगिक संरचना के नाम से। अब हरियाणा तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि हरियाणा कैसा है, कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, यहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है और यहाँ पे किस जिले की क्या खासियत है, क्योंकि हमने जिलेवार परिचय पढ़ लिया। अब तुमने यहाँ की इकोनॉमी को भी जान लिया। अब थोड़ा सा चलेंगे यहाँ के धार्मिक स्थलों के ऊपर। तो कल जो हम फाइल पढ़ेंगे वो हरियाणा के पर्यटन स्थलों से संबंधित होगी। और आप पिछले पेपर उठा के देखना, हर बार पर्यटन स्थल पे 2 क्वेश्चन भी आए और 4 भी आए, आएगा जरूर, क्योंकि हरियाणा तो मेनली धर्म नगरी है। आपका जो कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, पूरा हरियाणा, यहाँ पांडवों का भी निवास हुआ, यहाँ ऐतिहासिक युद्ध भी लड़े गए, यहाँ पे भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता सती, शिवजी, सबके बारे में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अब वो एक साथ सारा तैयार नहीं होगा, इसलिए पहले कुछ पर्यटन स्थल करा दूंगी। जैसे पहले करा दूंगी सारे जो मेनली हिंदुओं के हैं, फिर किसी दिन करा दूंगी सारे जो मुसलमानों के हैं, फिर किसी दिन जो सारे सिखों के हैं। यही है मेन। यहाँ चर्च तो यहाँ ज्यादा है नहीं, एक बस वो अंबाला वाला सेंट पॉल चर्च है, और तो बाकी चर्च वर्च ज्यादा फेमस नहीं है। या फिर इक्के दुक्के अपने फरीदाबाद में है, क्योंकि वहां है ना क्रिश्चियन। बाकी पूरे हरियाणा में या तो हिंदुओं के मंदिर हैं या मुस्लिम लोगों के ये अपना मस्जिद हैं कुछ फेमस, यहाँ वो कंपैरेटिवली कम है, मंदिर ज्यादा। और तीसरा आपके सिखों के कई बड़े बड़े फेमस गुरुद्वारे हैं, क्योंकि पंजाब का हिस्सा थे हम, और पंजाब में तो सिख धर्म सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मानी गई थी। तो इन तीनों को हम धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे, एक दिन में नहीं, एक दिन में सिर्फ हिंदुओं के धार्मिक स्थल निपटाएंगे। तो उससे कहानियां बताऊंगी तो सारी चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी। अच्छा, आज मैथ्स की क्लास नहीं है। कोई कुछ लिख रहा है, क्या एक्सप्लेन नहीं किया? अच्छा, गुड़गांव को नहीं किया। ओहो, गुड़गांव तो रह गया, मुझे कल याद दिलाना, पहले मैं आके गुरुग्राम वाला टॉपिक कराऊंगी। हाँ, वो किसी ने सही लिखा, मैंने एक सबसे पहला पेज छुड़वाया था, क्योंकि वो इतना डिटेल में है, उसको पहले मैं समझा दूंगी मेन मेन को, फिर पढ़ लेंगे। वैसे गुड़गांव को मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है, तुमने सुना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम किताबी भाषा भी पढ़ लेंगे। कल आते ही पहले मैं एक बार गुड़गांव को पढ़ा दूंगी, उसके बाद कल पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। और पर्यटन स्थल पूरे हो गए ना, तो ये मानना हमारा बहुत मोटा मोटा सा टॉपिक जो है वो एक तरफ से तैयार हो सा गया। इसके बाद फिर हम आएंगे नेचुरल चीजों पर, जिसमें हम खेती पढ़ेंगे, पशुपालन पढ़ेंगे, हम मिट्टियां पढ़ेंगे, हम फसलें पढ़ेंगे। तो उससे फिर दूसरा ताकतवर टॉपिक हमारा जो पेपर में आएगा तैयार। फिर रह जाएंगे छोटे छोटे आंकड़ों वाले, भाई हरियाणा की जनसंख्या, हरियाणा की एजुकेशन, हरियाणा में कला के ऊपर। तो उनमें क्या होता है कि आंकड़े हैं वो उतने दिक्कत नहीं देते, मेन दिक्कत होती है बेस तैयार करने में। अब तुम लोग बेस को भी एडवांस तक, अब मैं अपना टारगेट ये नहीं बना रही कि भाई पहले बेस करा दूं। पहले जब मैंने बैच शुरू किया तो टारगेट था 21 नवंबर तक मोटा मोटा सा हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम एक टॉपिक पे अगर 2 दिन लग रहे हैं 2 लगाएंगे, 3 लगेंगे तो 3 लगा देंगे, लेकिन अब हम टॉपिक को डिटेल से पढ़ के चलेंगे। ठीक है, अब कोई तुमसे पूछे कि फूड पार्क्स कहाँ है, तो तुम मेगा और फूड पार्क में अंतर भी बता सकते हो, तुम दोनों का डिफरेंस कहाँ कहाँ है बता सकते हो। कोई पूछे जेम एंड ज्वेलरी पार्क तो तुम्हें आता है, कोई लिबर्टी पूछे, बाटा पूछे, कोई एस्कॉर्ट पूछे, कोई जेसीबी पूछे, या कुछ भी गुडईयर पूछे, तो हमें सारी चीजें आती हैं। हमें गारमेंट्स भी पता है, हमें फुटवेयर भी पता है, हमें रेडीमेड गारमेंट्स भी पता है। तो जितनी बार सुन लोगे, पढ़ लोगे ना किताब को उठा के, तो तुम्हें फिर ये चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी, परिमल सर आउट ऑफ स्टेशन हैं, बाहर गए हुए, अभी वो पहुंचे नहीं थे। 7 बजे जब मैं आई थी क्लास में तब तक सर आए नहीं थे, और काफी दूर हैं, तो वो आज क्लास ले नहीं पाएंगे। ठीक है, कल होंगी अब आपकी बाकी क्लासेस। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।